जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक और हमारे पास स्टेटमेंट है। बेसिकली ये स्टेटमेंट आपकी ऑपरेटर की शक्ल में है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर समझने के लिए जो है ना, आप एक एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल आपके पास है इफ, ठीक है, ये हम एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं। ऑपरेटर की तरफ मैं दोबारा आती हूँ। आपके जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं वो कौन से हैं, किस तरह हम यूज करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। लेट सपोज आपके पास अल्फा और बीटा के नाम से कोई भी दो वेरिएबल्स हैं। वो कोई आपके इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, या आपके डबल टाइप के कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। अब बेसिकली हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि अल्फा और या बीटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, वो आप कोई भी कंडीशन, हमने यहाँ पे लेट सपोज कहा है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम लेना चाहते हैं कि आया अल्फा में वैल्यू स्मॉलेस्ट है या बीटा की वैल्यू स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखी। इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन हमने क्या दी कि इफ अल्फा लेस देन बेटा, अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉलर है बेटा की वैल्यू से, तो यहाँ पे इफ को क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। कंट्रोल जाएगा इफ की बॉडी के अंदर। और सिंपल हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है मिन के नाम से। उस मिन के अंदर हम क्या करें, यानी मिन मींस मिनिमम। ठीक है, मिन हमने लिया हुआ है वेरिएबल मिनिमम के लिए। कोई भी आप मीनिंगफुल इसमें आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मिन का मतलब कि मिनिमम वैल्यू, हम दो में से जो मिनिमम वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो हम लेना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई अल्फा और बीटा के ऊपर कि अल्फा अगर लेस देन है बेटा, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी में जाएगा, जैसे इफ काम करता है। और इफ की बॉडी में हमने स्टेटमेंट क्या लिखी कि मिन इज इक्वल टू अल्फा, यानी अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉलर है बेटा से तो अल्फा की वैल्यू जो है वो मिन को असाइन हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम कोई और काम नहीं करवा रहे। मे बी हमने उसको आगे यूज करना हो, कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना हो, फंक्शन में भेजना हो या आउटपुट करवाना हो, सिंपल वो बात की चीज है। लेकिन हमें सिर्फ इसमें दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी है। लेकिन अगर अल्फा लेस नहीं है बेटा से, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने के केस में आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है कि अगर कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स, तो कंट्रोल कहां जाएगा, इफ की बॉडी इग्नोर हो जाएगी। यहां से कंट्रोल पास होगा कहां पे, एल्स के पास। देखिए अब दो अल्टरनेटिव हैं कि या तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हमने कहा कि अल्फा की वैल्यू लेके मिन में स्टोर कर दो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब है कि अल्फा इज नॉट स्मॉलर देन बेटा, अल्फा की वैल्यू स्मॉलर नहीं है। तो अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो लार्जर है बेटा से या इक्वल है, तो उस केस में ये कंडीशन क्या देगा, फॉल्स देगा। उस केस में कंट्रोल ट्रांसफर होगा एल्स के पार्ट के पास। और एल्स के अंदर जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है वो हमने क्या दिया है कि मिन इज इक्वल टू बेटा, यानी अगर अल्फा लार्जर नहीं है तो फिर बेटा की वैल्यू स्मॉलर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि बेटा की वैल्यू जो है मिन के अंदर स्टोर कर दो। अब ये देखें, दो सिंपल काम, हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉलर है तो अल्फा स्टोर हो जाएगा मिनिमम में, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉलर नहीं है, कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो एल्स में हमने कहा कि मिन इज इक्वल टू बेटा। अब देखिए इसी स्टेट में अब यहाँ पे कितनी लाइंस आपकी आई, एक, दो, फिर तीन, चार लाइंस ऑफ जो कोड है आपका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यही चीज हम एक लाइन में भी बता सकते हैं। सिंपल, हमें चूंकि या तो आपकी ये एक्सप्रेशन आपकी एग्जीक्यूट होगी या फिर आपकी ये एक्सप्रेशन काम करेगी। किस बेस पर, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। तो ये चीज आपकी देखिए, इसमें आप कोई ब्लॉक नहीं है, जस्ट एक एक स्टेटमेंट, एक एक एक्सप्रेशन है, जस्ट आपकी कोई वैल्यू की असाइनमेंट है। आप सिर्फ या तो अल्फा की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या फिर बेटा की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न करके कहां स्टोर कर रहे हैं, मिन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ये किस बेस पर होगा, जो आपकी कंडीशन के ऊपर है। तो यही चीज हम ले सकते हैं एक लाइन के अंदर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास दो हैं, यानी ये एक ही स्टेटमेंट एक ही एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड फुल कॉलन। ठीक है, इन कंडीशनल ऑपरेटर को कहा जाता है टर्शरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको तीन ऑपरेंड्स मिलेंगे। अब ये जो बेसिकली आपके तीन ऑपरेंड्स हैं, ये कंबाइनली आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपके इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क एंड फुल कॉलन, यानी आपके पास यहां पर एक एक्सप्रेशन होगी जिसको हम कहते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर फुल कॉलन, और फिर उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देंगे सेमी कॉलन। इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, ये देखें आपके पास, फिलहाल इस चीज को इग्नोर कर दें, जस्ट हमने देखा यहाँ पे ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, पहली एक्सप्रेशन, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, ये कंडीशनल ऑपरेटर है,
फिर उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गई, फिर उसके बाद आपके पास हो गई फुल कॉलन, फिर उसके बाद आपके पास हो गया एक्सप्रेशन नंबर 3। अब देखिए हमने इस इफ स्टेटमेंट को कैसे किया, ये जो कंडीशन थी ये कंडीशन हम लेके चले गए कहां पर, ये कंडीशन आ गई हमारे पास यहां पर, इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहेंगे यहां पर इस कंडीशनल ऑपरेटर के केस में टेस्ट एक्सप्रेशन। सो क्वेश्चन मार्क से पहले हमारे पास हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप यहां पर लिख रहे हैं ये आपके पास कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपके पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है या कोई आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें से एक सिंगल रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास, इसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है, यहां आपके पास देखें एक्सप्रेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर फुल कॉलन, फुल कॉलन के बाद फिर हमने क्या देना है, फुल कॉलन के बाद हम देंगे, इसको हम कह रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा, क्योंकि पहली एक्सप्रेशन को हमने कहा टेस्ट एक्सप्रेशन है, तो टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद पहली एक्सप्रेशन, ठीक है, वो चीज जो कि रिजल्ट की शक्ल में आएगी, फिर एक्सप्रेशन 1 के बाद फुल कॉलन, फिर फुल कॉलन के बाद दोबारा आपके पास कोई दूसरी एक्सप्रेशन आ गई। अगेन यहाँ पे कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है, या हो सकता है आपके पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। फिर उसके बाद आपके पास एंड हो जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। तो ये मेरे पास है कंप्लीट फॉर्म एक कंडीशनल ऑपरेटर की। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क और फुल कॉलन ये आपके कहलाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसमें देखिए इन कंडीशनल ऑपरेटर के साथ आपके पास कितने ऑपरेंड्स हैं, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड एक्सप्रेशन 1 की शक्ल में, तीसरा ऑपरेंड। टेस्ट एक्सप्रेशन कौन सी होती है, ठीक है, पहला ऑपरेंड टेस्ट एक्सप्रेशन की शक्ल में, यानी बेसिकली ये आपकी, इसको आप कह लो कि ये आपकी कंडीशन ही है, नथिंग एल्स। हम यहाँ पे उसको टेस्ट एक्सप्रेशन कह रहे हैं लेकिन है असल में वही कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन ही है। ये एग्जैक्टली आपकी वही एक्सप्रेशन, वही कंडीशंस हैं जो आप इफ के अंदर देते हैं, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल इफ की एक ऑपरेटर की शक्ल आ गई, सिंगल बॉडी जो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास होगी, कंडीशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट होता है ट्रू, कंडीशन का रिजल्ट अगर आपके पास आता है ट्रू, तो क्या होगा, कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होने की सूरत में आपके पास जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पोर्शन है वो रिटर्न होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन है तो इवेलुएट होगा और वो रिजल्ट जो है आपका रिटर्न होगा। लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट हो जाता है आपके पास फॉल्स, ठीक है, कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स के केस में, फॉल्स के केस में क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पोर्शन इग्नोर हो जाएगा, कहां जाएगा, फुल कॉलन के बाद वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये फुल कॉलन के बाद वाला जो पोर्शन है ये आपका रिटर्न होगा। तो अक्सर हम इसको ये भी कहते हैं कि ये आपका इफ वाला पार्ट हो गया, और ये अगर इफ ट्रू है और अगर फॉल्स हो गया तो ये आपका वो एल्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इफ ट्रू अगर हो गया तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट रिटर्न होगा, अगर इफ के साथ यानी आपके पास ये जो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो ये जो आपके पास एल्स वाला पार्ट है वो फुल कॉलन के बाद डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद वो इफ की बॉडी आ रही है और फुल कॉलन के बाद एल्स के साथ बॉडी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ख्याल रहे कि ये आपकी वो सिंगल स्टेटमेंट वाली बात आ रही है, ब्लॉक हम यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे कंडीशनल ऑपरेटर आप सिर्फ एक लाइन के अंदर दे सकते हैं या पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं या पार्ट ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो यानी अब या तो अल्फा की वैल्यू आएगी या फिर बेटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है यानी अल्फा अगर ट्रू है यानी अल्फा लेस देन है बेटा से, अगर ये रिजल्ट कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू रिटर्न होगी। सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहां पे सबसे पहले कंट्रोल आएगा आपकी इस कंडीशन के पास, कंडीशन चेक होगा, अगर इस कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू तो यहां से क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके रिटर्न होके कहां जाएगी। अब यहां पे फिर हमने बताया हुआ इसे असाइनमेंट के लेफ्ट पर वेरिएबल के अल्फा की वैल्यू लो, उसको रिटर्न कर दो। इस स्टेटमेंट में ये मेन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट हो गया फॉल्स,
ठीक है। अगर कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो उस केस में फिर ये क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं जाएगा, बल्कि ये फुल कॉलन के बाद जो पार्ट है उसके पास जाएगा। यहां से जो रिजल्ट है यानी बेटा की वैल्यू लेगा, या एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी, जो सिंगल रिजल्ट है वो अब आपका यहाँ पे रिटर्न होगा। अब इस केस में हमने इसे क्या बताया हुआ है कि जाके मेन के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दो। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया सेमीकोलन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास टोटल हो गई आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म इस स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये 4 स्टेटमेंट आपकी आई हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है आपकी सारी चीजें, ये सारा काम हो गया। कंडीशन ट्रू है तो अल्फा की वैल्यू रिटर्न करो, कंडीशन फॉल्स है तो बेटा की वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। और एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यहां से जो वैल्यू आएगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर लेके मेन के अंदर स्टोर कर देगा। इसी चीज को आप जरा प्रोग्राम के अंदर देखें कि आपके पास यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक वैल्यू ली है, उसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे लार्जर लिया, कि अब मैंने यहाँ पे कहा है कि मुझे लार्जर वैल्यू चाहिए, अल्फा और बेटा में मुझे लार्जर वैल्यू चाहिए। सो सिर्फ हम इंटीजर नहीं ले सकते, कुछ और वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए जानबूझ के डबल टाइप की वैल्यू रखी है। लार्जर के अंदर हमने स्टोर करनी है कि अल्फा या बेटा में से जो भी वैल्यू लार्जर होगी वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। अगेन इस प्रोग्राम को आप डायनामिक बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग दी इनपुट स्टेटमेंट। आप अल्फा और बेटा की वैल्यू जो है यूजर से ले लें। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ी हूं कि आपने अल्फा और बेटा की वैल्यू जो है यूजर से लेनी है, और फिर उसके बाद जो उसमें से लार्जर है वो आपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवाना है। तो आगे का पोर्शन हम कर देते हैं कि लेट्स सपोज इसमें हम कहते हैं कि लार्जर कौन सी है, लार्जर के अंदर क्या स्टोर करो, लार्जर के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। क्या एक्सप्रेशन टेस्ट होगा, देखिए अब मैं यहाँ पे इट्स कीवर्ड नहीं लिख रही, जस्ट मैंने एक्सप्रेशन जो कंडीशन है वो स्टार्ट की ब्रैकेट के अंदर। आप चाहे तो ब्रैकेट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट देने से ये होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा रीडेबल हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कहा कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बेटा, यानी अगर अल्फा की वैल्यू लार्जर है बेटा से तो क्या करो, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद हम कह रहे हैं कि अल्फा रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन है बेटा, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बेटा ग्रेटर देन अल्फा, तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप बेटा की वैल्यू रिटर्न कर लो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर ये नहीं है, कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है, तो फिर फुल कॉलन के बाद हम बता रहे हैं कि बेटा की वैल्यू रिटर्न कर दो, उसके बाद सेमी कॉलन। बस ये हमारी देखें एक लाइन की स्टेटमेंट, एक लाइन डिक्लेरेशन का हो गया, एक लाइन हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद आप सिंपल सी आउट के जरिए जो लार्जर वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दें, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास जो अल्फा है 1.5 है, बेटा की वैल्यू 0.9 है। सो इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। ओके, क्या कह रहा है, लार्जर। देखिए स्पेलिंग का फर्क है, यहाँ पे देखिए हमने स्पेलिंग क्या रखी है लार्जर की, और यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक। तो जो आपकी डिक्लेरेशन है के अंदर जो स्पेलिंग आपने रखी है वही स्पेलिंग हमने रखनी होगी। अब देखें आपके पास ही आ गई। सो दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करें। अब देखें 1.5 आ गया। लेट सपोज इसको हम कर देते हैं 5.9। बेटा की वैल्यू मैंने अब क्या कर दी है, 5.9 कर दी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो बेटा से आएगा, नहीं 5.9 आ जाएगा। तो लार्जर के अंदर वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ रही है, ये चीज। अब देखिए सिंपल, इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं, मुझे सिर्फ आउटपुट ही करवाना है, या हो सकता है कि जो लार्जर वैल्यू है मैंने किसी फंक्शन में, या स्मॉलर वैल्यू मैंने किसी फंक्शन के अंदर भेजनी हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन में यूज करनी हो, तो बजाय इसके कि हम इसको असाइनमेंट करें, हम इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट सी आउट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी आउट, यानी सी आउट क्या होगा, यहां पे हम कह रहे हैं कि अल्फा के और बेटा की वैल्यू को चेक करो, वहां पर जो भी वैल्यू आपके पास लार्जर है उसके मुताबिक अगर अल्फा की वैल्यू लार्जर है बेटा से तो अल्फा रिटर्न कर दो, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, यानी ये कंडीशन क्या होगी आपके पास, फॉल्स हो गई, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में आपकी बेटा की वैल्यू रिटर्न होगी। तो अब देखें ये दो लाइंस जो है हमने फिर और मजीद खत्म कर दी। हमारे पास अब फर्दर हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट पर है जिसके अंदर हमने कंडीशनल बताया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास अब क्या होगा, उसी तरह से रिजल्ट आएगा। ओके, ओके, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट देखिए हमारे पास 0 आ रहा है। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है,
यहाँ पर जो है ये कंपाइलर जो है इसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। सी आउट, उसके बाद आपके पास ये कौन सी वैल्यू होगी उसको ये समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो सी आउट के लिए हम कह रहे हैं कि ये आपके पास पूरी एक एक्सप्रेशन है, जब ये इवेलुएट होगी यहां से एक रिजल्ट आएगा तो तब जाके क्या करना है, इस वैल्यू को आपने आउटपुट करना है। लेकिन अभी इस वक्त क्या हो रहा है, आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है जस्ट यहां से वैल्यू को ये रीड कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो कंडीशन है वो बेसिकली क्या हो रही है, 1.5 इज ग्रेटर देन 5.9, कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो वो 0 जो है आपका रिटर्न हो रहा है। आप चाहो तो इसको एक और तरह से टेस्ट करके देख सकते हो कि लेट्स सपोज मैंने अल्फा में 12.5 रखा, कंडीशन का रिजल्ट हो गया मेरे पास, अब क्या होगा देखें, 12.5 ग्रेटर देन 5.9, कंडीशन का रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। तो रिजल्ट देखिए मेरे पास 1 आ गया। तो बेसिकली सी आउट क्या कर रहा है कि आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट के अंदर, वहां से क्वेश्चन मार्क से पहले वहां से जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली सी आउट के पास जा रहा है, बाकी जो चीज है वो इग्नोर हो रही है। तो हमने यहाँ पे सी आउट को ये बताना है कि भाई ये पूरी जो है एक ही एक्सप्रेशन है, ये अलग अलग पार्ट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस में डाल देंगे कि भाई ये हमारा जो पार्ट है इसको आपने अलग अलग इवेलुएट नहीं करना कि इसका आप रिजल्ट अलग लें फिर वो रिजल्ट आप प्रिंट करें, इसका रिजल्ट अलग ले या इसको फिर अलग ले, इसको आपने अलग नहीं लेना, बल्कि ये आपके पास यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एक ही एक्सप्रेशन है। तो इसको हम बताने के लिए पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस में इंक्लूड कर देंगे। यहां पे देने की जरूरत नहीं, अगर आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सी आउट के केस में अब आपने यहाँ पे बहरहाल पैरेंथेसिस इस्तेमाल करने होंगे, और पॉसिबली आपके पास हो सकता है कहीं फंक्शन कॉल करें तो शायद वहां पर भी आपको कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट करनी पड़े, लेकिन वो बहरहाल उस टाइम फिर देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सी आउट में आपके पास पैरेंथेसिस आपने डाल दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्ट इसका। अब आपके पास देखें 12.5 आ गया। इसी तरीके से हम दोबारा से इसको 1.5 कर देते हैं, तो अब आपके पास क्या आएगा, 5.9 रिटर्न होगा। तो ये हो गई हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास इसमें देखिए 3 ऑपरेंड्स हैं। पहला ऑपरेंड एक कंडीशन है क्वेश्चन मार्क के से पहले, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, फिर उसके बाद फुल कॉलन है, फुल कॉलन के बाद तीसरी इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी, यानी ऑपरेंड 1, 2 एंड 3। तो इसके साथ 3 ऑपरेंड्स हैं, इस वजह से हम इसको टर्शरी ऑपरेटर भी कहते हैं। जबकि आपके पास जो प्लस माइनस है उनके साथ 2 ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। और आगे अभी हमने चूंकि किया नहीं है, लेकिन आप यूनरी प्लस और यूनरी माइनस से वाकिफ है, तो वो आपके सिंगल ऑपरेंड लेते हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, फाइनली आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, इस वीक के अंदर। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का असल इस्तेमाल तो आप लोग लूप के साथ देखेंगे, क्योंकि लूप के बगैर आपके ये और कहीं इस्तेमाल एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि आपकी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लूप से बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मे भी शायद अगर आप लोगों के नॉलेज में हो तो आप जरूर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो जब हम लूप करेंगे तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट करंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर भेजता है, ठीक है। तो ब्रेक का जो ऑपोजिट है वो आपका कंटिन्यू है, लेकिन एक तरह से देखें तो उसकी तरह ही है, सिमिलर है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को बाहर भेज देता है करंट ब्लॉक से। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि करंट स्टेटमेंट जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है कंटिन्यू, वहां से जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि कंट्रोल कहां जाता है, लूप के स्टार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यहां से आपकी लूप की नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाती है। मसलन आप कहते हैं कि आप लोग लेट सपोज आपको कोई टास्क दिया हुआ है, आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और वो टास्क मैंने आपसे लेट सपोज कहा है कि कोई 10 जुमले हैं जो आपने बार बार लिखने हैं, ठीक है, 100 टाइम्स लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 10 जुमले आपने 100 टाइम्स लिखने, आपने अभी इसमें से 2 जुमले लिखे हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 2 जुमले लिख लिया, ठीक है, अब इसको फिर से स्टार्ट करो। तो आपने वो 2 जुमलों के बाद फिर से पहला जुमले से स्टार्ट ले लिया। तो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन रही है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप के अंदर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके पास जो नेक्स्ट इटरेशन होगी लूप की उसकी तरफ जंप करवा देगा। उस कंटिन्यू के बाद बेशक जितनी भी स्टेटमेंट्स हो वो सारी इग्नोर हो जाएंगी। यहां से कंट्रोल आपका कहां जंप करेगा, लूप के स्टार्ट की तरफ ये बाय फोर्स भेज देता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल जो है वो चाहे वो लूप हो, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, चाहे वो स्विच ब्लॉक हो, वहां से कंट्रोल आपके करंट ब्लॉक से बाहर भेज देता है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को करंट ब्लॉक से बाहर भेज देता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट अब बाकी आने वाली स्टेटमेंट को इग्नोर करके कंट्रोल को
जो लूप का स्टार्ट है वहां पे भेज देता है। ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ब्रेक को किसी भी ब्लॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ लूप के ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट आप नेस्टेड लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन नेस्टेड लूप के केस में ये जिस लूप के अंदर है सिर्फ उसी लूप के ऊपर अफेक्ट करेगा, यानी जो इनर लूप जिसके अंदर ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसी के ऊपर अप्लाई होगा, आउटर लूप के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट आपको इंशाल्लाह फिर ज्यादा क्लियर होगी जब हम लूप स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त सिर्फ इतना कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो करंट इटरेशन होती है लूप की वो टर्मिनेट कर देता है और आपकी उसके बाद जो अगली इटरेशन होती है वो स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को करंट ब्लॉक से बाहर भेज देता है, चाहे वो लूप का ब्लॉक हो, चाहे वो इफ का ब्लॉक हो, चाहे वो स्विच का ब्लॉक हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट करंट ब्लॉक के टर्मिनेट करके कंट्रोल को बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे इस वीक के लेक्चर में। ये हमारा अब तक कोर्स कंटेंट के हवाले से वीक नंबर 7 कवर हुआ है। इसमें आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट को छोड़ दें इसकी प्रैक्टिस, वो फिर हम इंशाल्लाह लूप के साथ इसकी सही एग्जांपल देखेंगे। बाकी जो आपके पास स्विच स्टेटमेंट हो गई, आपकी कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए और ब्रेक स्टेटमेंट हो गई, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आप इफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कीवर्ड्स हैं, तो इनको आपने स्मॉल से लिखना है। ठीक है, सो कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास टर्शियरी ऑपरेटर है और स्विच स्टेटमेंट हम इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहां पे हम इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं इफ के अंदर, उसकी जगह पे हम स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो उसकी बेस पर फिर हम स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच भी हमारे पास जो है वो आपका कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें मसला होता है प्रैक्टिस करें, स्टडी करें, हैंडआउट्स भी पढ़ सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई मसला होता है तो आप अपने क्वेश्चंस डिस्कशन बोर्ड में और गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज।